नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। आज की व्यंग्य रचना है पीढ़ियों का संघर्ष। व्यंग्यकार हैं हरिशंकर परसाई और स्वर है प्रवीण दीक्षित का। पुरातन और नवीन का संघर्ष सब देशों और कालों में होता है। हिंदी में इस समय हो रहा है। इसमें चिंतनीय या नाक भों सिकोड़ने की सुविधा देने वाला कुछ नहीं है। सतत परिवर्तनशील, इसीलिए प्रगतिशील मानव समाज में युगानुकूल नए आदर्शों की प्रतिष्ठा होती है। नवीन मूल्य सामने आते हैं। इसमें कुछ बिगड़ता है तो कुछ बनता भी है। एक पीढ़ी पूज्य होती जाती है, उसे मंदिरों में बिठाना पड़ता है, कभी कभी जल और पुष्प अर्पित करना पड़ता है। दूसरी पीढ़ी कर्म के क्षेत्र में आ जाती है। बूढ़ा किसान अपने जवान बेटों को हल लेकर खेत जाते हुए देखता है तो उसकी छाती गर्व से फूल उठती है और चिलम की फूंक के साथ उसके मन से बेटों के लिए आशीर्वाद निसृत होता है। लेकिन अगर तारुण्य से दीप्त बेटों को खेत पर जाते देखकर नष्ट यौवन बूढ़े के मन में शूल चुभने लगे और वह केवल अपनी सत्ता और अस्तित्व बनाने के लिए उनके खेत में जाकर अड़ंगा डाले, नवीन बीज और नवीन खाद डालने से रोके, हमारे समय में यह कहकर बार बार उन पर हीनता आरोपित करे, तो बूढ़े के प्रति बेटों के मन में खींच पैदा होगी ही। और अगर बेटे भी केवल इस कारण कि किसान बूढ़ा हो गया है उसका मजाक उड़ाएं, उसके पुरातन पने पर फब्तियां कसें, उसे निपट मूर्ख समझें, तो बूढ़ा भी खींच पड़ेगा। हिंदी काव्य में यह दुतरफा खींच इस समय चल रही है, खूब जोर से चल रही है, मजे में चल रही है। छायावादी खेत में कुछ लोगों ने एक खास किस्म के बीज बोए थे, वे उगे भी और 20-25 सालों तक खेत हरे भरे रहे। लेकिन युग तो रुक नहीं सकता। मनुष्य की विकासमुखी प्रवृत्ति को कोई रोक नहीं सकता। नवीन पीढ़ी आई और उसने दूसरे किस्म के बीज बिखराए। बस यही झगड़ा शुरू हो गया। एक और दुराग्रह, दूसरी ओर उद्धतता। अनेक छायावादी कवियों को जानता हूं जो रात को एकांत में बैठ नई कविता लिखने की कोशिश करते हैं और जब नहीं बनती तो सवेरे उठकर लोगों से कहते हैं नई कविता सब कूड़ा करकट है। और अनेक नवीन कवियों को भी जानता हूं जो यह समझते हैं कि विगत पीढ़ी को बुरा कहने और गाली देने से ही वे युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार कर लिए जाएंगे। साहित्य में बुढ़ापा सफेद बालों या झुर्रियों का नाम नहीं है। साहित्य में बुढ़ापे का अर्थ है नवीन चेतना ग्रहण करने की शक्ति का लोभ, अपनी मान्यताओं और मूल्यों को बदलने की भीरुता, आज के बदले विगत कल में ही जीने का मोह, प्रतिभा का शैथिल्य। यह सब ना हो तो साहित्य में बूढ़ा आदमी परिपक्व कहलाता है। अपनी अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति के कारण अनेक लोग राह में जाकर चट्टान की तरह डट गए और खुद ही चिल्लाए, गतिरोध हो गया, गतिरोध हो गया। भले आदमी, तुम ही तो राह में अड़ गए हो, तुम ही चिल्लाते हो कि राह बंद हो गई है। जिसे चलना है वह आखिर तुम्हें लांघ कर ही तो जाएगा। तब तुम चिल्लाओगे, हमें लात मारते हैं, हमारा अपमान करते हैं। ये साफ बात है। काम कर सकते हो, चल सकते हो तो चलो, अन्यथा देवता बनकर मंदिर में बैठो। हम कभी कभी आकर अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे, आरती भी कर देंगे। लेकिन अगर तुम भक्तों को इकट्ठा कर राह चलने वालों पर पत्थर फिकवाओगे तो तुम्हें कौन पूजेगा? जिन्हें देवता मान लेने में कोई देर नहीं थी, उनमें से कुछ ने वास्तव में पत्थरबाजी की और करवाई। अखाड़ा, महंती, धूनी, दादावाद आदि शब्द कोरी कल्पना के नहीं हैं। ये सब चीजें हिंदी में हैं और इन सब के कारण बड़ा आक्रोश जहां तहां देखने में आता है। रेडियो पर, सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंसों में, पुरस्कारों में, सब जगह नास्ति को अस्ति का भ्रम पहनाने के लिए लोग डटे रहते हैं। समझ में नहीं आता है कि हर समय हर उत्सव पर रेडियो पर भावहीन शिथिल तुकबंदी पढ़ने का मोह कुछ बुजुर्गों को क्यों जकड़े रहता है, जबकि वे स्पष्ट देखते हैं कि श्रोता उन्हें केवल संकोचवश सह लेते हैं। वे सिर्फ आशीर्वाद क्यों नहीं देते? दूसरी तरफ का नजारा भी बड़ा मजेदार है। अनेक नवीन रचनाकारों को लगता है कि अब तक जो लिखा जा चुका है वह बिल्कुल निरर्थक है, रद्दी है।
उससे कुछ सीखने का नहीं है, उसमें कोई प्राणवान तत्व नहीं है। इसे मूर्खता के सिवा और क्या कहा जाए। कुछ वर्ष पहले तुलसीदास को एक दो वजनदार नए दिमागों ने बुर्जुआ कह दिया। बस कई वर्षों तक वे बुर्जुआ रहे आए। इस बीच प्रगतिशीलों ने तुलसी को पढ़ा नहीं, क्योंकि बुर्जुआ को क्या पढ़ना, चलो छुट्टी मिली। और अभी अभी फिर से कुछ बड़ों ने कहा कि तुलसी तो प्रोग्रेसिव है, बस अब तुलसी प्रोग्रेसिव हो गए। पूर्ण कंठ यानी फुल थ्रोटेड प्रोग्रेसिव कहने लगे। तुलसी के बराबर प्रोग्रेसिव कौन है? उन्होंने कहा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। अत्याचारी को नर्क भेज देने का आह्वान है ये। एक वर्ग और है जिसे बुरा मान लिया गया है। वह वर्ग जिसने पेट अथवा फैट के लिए सरकार अथवा शोषक वर्ग से समझौता कर लिया है, अथवा जो कहीं राज्यसभा, कमीशन, डेलीगेशन आदि की सदस्यता का मुकुट अब अपनी साधना के सिर पर रखना चाहता है। पेट की मजबूरी उपहास और घृणा की अपेक्षा सहानुभूति के ही योग्य है। फैट और पद की लोलुपता की मजबूरी पर अवश्य प्रहार होना चाहिए, और वे हो भी रहे हैं, गद्य में भी और पद्य में भी। पर इसमें भी एक कलात्मकता होनी चाहिए। वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट सदे के राजकवि हो जाने पर क्रमशः टेनिसन और वायरन ने अच्छी तीखी कविताएं लिखी थीं, जो अभी भी उनकी सर्वोत्तम रचनाओं में मानी जाती है। क्या हम जो गालियां लिख रहे हैं उनमें यह क्षमता है? पीढ़ियों के अविश्वंभावी संघर्ष में वैचारिक संघर्ष व्यक्तिगत घृणा और द्वेष के स्तर पर आ रहा है। यह बात जरा चिंतनीय है। विगत पीढ़ी में एक प्रकार की खीज है जो अक्षमता तथा मूल्य परिवर्तन से उपजी है, और वर्तमान पीढ़ी में क्रोध है जो मार्ग की बाधाओं के कारण प्रकट हुआ है। इन दोनों सीमांतों पर स्थित लोगों से अलग अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनमें दृष्टि की उदारता है, और जो साहित्य में नवीन विचार, नवीन शिल्प शैली का विकास स्वाभाविक और अनिवार्य मानकर नवीन धारा के प्रति सहानुभूति और सहयोग की दृष्टि रखते हैं। ऐसे तरुण भी हैं जो नवीन के विकास के लिए पुरातन को गाली देना या उसे निरर्थक और खोखला मानना जरूरी नहीं समझते। इनसे ही साहित्यिक सद्भावना के रक्षण की आशा है। वसुधा वर्ष 1 अंक 9 जनवरी 1957। तो ये थी आज की रचना। होती है अगली रचना में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।